जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल सीरीज के अंतर्गत क्या है कि आपको तीसरा टॉपिक है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या कह रहे हैं कि केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है इसके अंतर्गत आने वाले जो आपको प्रश्न होंगे सारे प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी आपको केंद्र और राज्यों के विधानमंडल से संबंधित आपको 2 वीडियो जो है वो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और उस वीडियो को देख लेंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि आपके जो 12th के बोर्ड एग्जाम में जो भी आपको एडवांस टॉपिक जो पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जो आपको पॉलिटिकल साइंस में खासकर ज्यादा पूछे जाते हैं, उसमें 11th के टॉपिक को भी समाहित कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये अगर सारे के सारे वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो एग्जाम में आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आपको क्या है कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है वो आपको कौन है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? 4 ऑप्शन। तो देखिए, तो सभी ऑप्शन पर हम सबसे पहले विचार करेंगे। प्रश्न है हमारा कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो है वो आपको है सुमित्रा महाजन। क्या है? सुमित्रा महाजन, ठीक है ना, कि ऑप्शन नंबर ए में है सुमित्रा महाजन, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें है आपको क्या है कि आपको मीरा कुमार। क्या है? मीरा कुमार, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर जो सी है उसमें क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में है आपको प्रतिभा पाटिल। क्या है? प्रतिभा पाटिल, ठीक है ना। देखिए, हम सारे ऑप्शन पर विचार करेंगे और इससे आपके जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे क्वेश्चन आप उससे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन डी जो है उसमें आपको सरोजिनी नायडू। क्या है? सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। देखिए, सारे ऑप्शन पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको विचार करेंगे। देखिए, जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन पे विचार करेंगे। तो देखिए, लोकसभा की जो प्रथम महिला स्पीकर है वो तो है आपको मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार। और मीरा कुमार क्या थी कि 2009 से लेके आपको 2014 तक, ठीक है ना, आपको लोकसभा की स्पीकर रही और यह आपको 15वीं लोकसभा की, किस लोकसभा की? 15वीं लोकसभा की थी। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि 15वीं लोकसभा की स्पीकर कौन थी। तो मतलब आपको मीरा कुमार। और 15वीं लोकसभा का कार्यकाल क्या है? तो 2009 से लेके 2014, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो मीरा कुमार है इनका जो संबंध है वो आपको बिहार से है। कहां से है? बिहार से। और यह आपको जगजीवन राम की सपुत्री, मतलब की सपुत्री है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि जगजीवन राम से भी कुछ बता दीजिए। तो केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक केंद्रीय मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो आपको किसके पास है? तो वो आपको जगजीवन राम के पास है। तो इन चीजों को याद रखना है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? तो आपको मीरा कुमार है, जिनका कार्यकाल जो था लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 2009 से लेकर 2014, 15वीं लोकसभा के, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना है। लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको जीवी मावलंकर थे, जिन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो आपको ओम बिरला है। इन चीजों को भी नोट करना है। अब आइए, अब यहाँ से प्रश्न अगर किया जाए कि लोकसभा की दूसरी महिला स्पीकर कौन थी, तो देखिए, लोकसभा की जो दूसरी महिला स्पीकर थी वो आपको सुमित्रा महाजन, जो आपको 2014 से 2019 के जो लोकसभा था, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब हुआ कि 16वीं लोकसभा। क्या है? 16वीं लोकसभा। तो 16वीं लोकसभा की जो अध्यक्ष थी कौन थी? सुमित्रा महाजन। और ये लोकसभा अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला थी। और याद रखिएगा कि सुमित्रा महाजन को हम लोग ताई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ताई के नाम से जानते हैं। और यह मध्य प्रदेश के क्या थे कि आपको जो इंदौर है उसी इंदौर से ये क्या थे कि आपको मतलब सांसद हुआ करती थी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है, ठीक है ना। आइए, अब हम यहाँ से आगे बात करेंगे किसके बारे में? प्रतिभा पाटिल के बारे में। तो प्रतिभा पाटिल हमारे देश की क्या है कि आपको प्रथम महिला राष्ट्रपति है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो कौन थी। तो देखिए, प्रथम महिला राष्ट्रपति आपको प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जिनका राष्ट्रपति पद पर जो कार्यकाल था 2007 से लेकर 2012 था। क्या था? 2012 था। और ये हमारे देश की क्या थी कि आपको 12वें जो आपको राष्ट्रपति है क्रम से वो थे, ठीक है ना। और इनसे पहले 11वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे वो आपको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, ठीक है ना। 13वें राष्ट्रपति जो थे वो आपको प्रणब मुखर्जी थे। और 14वें राष्ट्रपति जो है अभी वर्तमान में वो आपको कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देश की प्रथम महिला जो आपको क्या है कि राष्ट्रपति वो कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल क्या है? तो 2007 से 2012। अब आइए, अब हम बात करेंगे सरोजिनी नायडू के बारे में। तो सरोजिनी नायडू जो है हमारे देश के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला है। तो आप याद रखिएगा कि भारत के किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली जो प्रथम महिला है, ठीक है ना, वह आपको कौन है? तो हम क्या कहेंगे? सरोजिनी नायडू। क्या कहेंगे? सरोजिनी नायडू। और एक चीज और याद रखिएगा कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली भी प्रथम भारतीय महिला है। तो इस चीज को आपको याद रखिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन? सरोजिनी नायडू। देखिए, आज सीधे पूछेगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला, तो वो एनी बेसेंट। आप प्रथम भारतीय महिला लगा देगा
तो हो जाएंगे आपको सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू किसी भी राज्य के राज्यपाल बनने वाले भी क्या है कि प्रथम महिला है, और ये आपको उत्तर प्रदेश राज्य के क्या हुए थे कि आपको राज्यपाल बने हुए थे। तो इन चीजों को याद रखना है। और राज्यपाल के संदर्भ में सरोजिनी नायडू ने कहा था क्या कि राज्यपाल जो है, ठीक है ना, वो आपको सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। किसके समान है कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान जो है वो आपको राज्यपाल है। ऐसा कौन कहते तो सरोजिनी नायडू कहते। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से रखना है। और ये आपको संविधान सभा के भी क्या थे कि आपको महिला सदस्य में से एक थी, ठीक है ना, यानी कि संविधान बनाने वाली जो संविधान सभा थी उसमें आपको 15 महिला सदस्य थे, जिसमें से आपको एक कौन थी, सरोजिनी नायडू भी थी। तो इन सारे चीजों को आपको याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या था कि लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर, तो वो आपको मीरा कुमार। इन चीजों को आपको याद रखना है। बाकी जो भी एनालिसिस के हैं कॉपी में इसको नोट करते चलेंगे। या आपके फ्यूचर में भी क्या है कि बड़ी कामगर चीज होंगे। आपको कई सारे क्वेश्चन जो होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या करें, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, ठीक है ना। तो देखिए करें केवल लोकसभा में, ठीक है ना, केवल राज्यसभा में, उसके बाद है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में या भारत के न्यायालय में। तो देखिए ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, ठीक है ना, याद रखिएगा यह आपको लोकसभा में या तो राज्यसभा में, ठीक है ना, किसी भी सदन से इसको लाया जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जो आपको केवल लोकसभा में आपको प्रस्तुत किए जाते हैं, वहीं पे लाया जाता है। जैसे कि आपको जो धन विधेयक होते हैं, क्या होते हैं, धन विधेयक, ठीक है ना। तो धन विधेयक जो है वो केवल आपको क्या होता है कि लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तीन चीजों को याद रखिएगा। तो यहाँ सब कुछ ऑप्शन को लिखते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि लोकसभा में आपको केवल कौन विधेयक आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए लोकसभा में सबसे पहले आपको धन विधेयक जो है उसे आपको क्या होता है कि आपको प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है ना। यह आपको लोकसभा को विशेष अधिकार है, ठीक है ना। बाकी आपको संविधान संशोधन विधेयक हो गया या आपको कोई भी साधारण विधेयक हो गया, ठीक है ना, वो आपको संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद कभी कभी प्रश्न आपको यह भी पूछा जाता है कि जो आपको संविधान संशोधन विधेयक होते हैं, ठीक है ना, वो आपको किस प्रकार पारित होते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा क्या होते हैं कि आपको पास होते हैं। और संविधान संशोधन विधेयक पर क्या है कि आपको संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाने का प्रावधान नहीं है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो संयुक्त अधिवेशन है वो आपको किस विधेयक पर बुलाया जा सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन जो होते हैं वो आपको साधारण विधेयक पर बुलाए जा सकते हैं। किसके द्वारा, तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो वे आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। दूसरी बात है कि आप याद रखेंगे साधारण विधेयक पर ही राष्ट्रपति क्या होते हैं कि वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो धन विधेयक होते हैं, ठीक है ना, और इसके अलावा आपको क्या कि संविधान संशोधन विधेयक उस पर राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आपका यहाँ से प्रश्न आ गया कि सर हमारे भारत में राष्ट्रपति को कितने तरह के वीटो पावर दिए गए हैं। तो वो आपको 3 तरह के दिए गए हैं। वैसे पूरी दुनिया में 4 तरह के वीटो शक्ति होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर चर्चा कर देते हैं कि पूरी दुनिया में कौन से 4 तरह के वीटो है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारतीय राष्ट्रपति को कौन से वीटो शक्ति दिया गया है, ठीक है ना। तो देखिए पूरी दुनिया में आपको 4 तरह के क्या है कि वीटो पावर है, ठीक है ना। एक जो होते हैं आपको अत्यंतिक वीटो, क्या होते हैं, अत्यंतिक वीटो, ठीक है ना। और वीटो का मतलब होता है मना करना। और एक जो होता है वो होता है आपको विशेषक वीटो। क्या होते हैं, विशेषक वीटो। अमेरिका में इसका बड़ा यूज होता है, ठीक है ना, विशेषक वीटो। और एक जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, तो आपको निलंबनकारी वीटो। क्या होते हैं, निलंबनकारी वीटो, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लेगा कि वीटो कितने तरह के पूरे दुनिया में, तो 4 तरह के। और एक जो होते हैं वो आपको होते हैं जेबी वीटो, जिसको हम लोग कहते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है ना। तो हमारे भारतीय राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको 3 तरह के वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। एक कौन, तो आपको अत्यंतिक वीटो, एक आपको निलंबनकारी वीटो और एक आपको जेबी वीटो। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको किस अनुच्छेद को आधार मानकर अपने वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वह आपको अनुच्छेद 111 को, ठीक है ना, क्योंकि विधेयक संबंधित जो भी शक्ति है राष्ट्रपति की वो आपको अनुच्छेद 111 में दिया गया है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। तो हमारे राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 को आधार मानकर, ये नहीं कि अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 को आधार मानकर वो क्या करते हैं कि वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जो आपको जेबी वीटो का प्रयोग किए थे, ठीक है ना। तो आपको ज्ञानी जेलसी थे। कौन थे, ज्ञानी जेलसी थे। याद रहेगा कि जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले जो आपको राष्ट्रपति थे पहले वो कौन थे, तो आपको ज्ञानी जेलसी थे। और ज्ञानी जेलसी कब आपको क्या किए थे कि जेबी वीटो का प्रयोग किए थे, तो 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक आया था उस पर। तो ऐसे प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और ज्ञानी जेलसी आया तो एक चीज याद रखिएगा कि ये आपको प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। इन चीजों को भी याद रखना। और ये
आपको पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रश्न था क्या कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो याद रखिएगा यह लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में, लेकिन यह आपको पास कैसे होगा, तो दोनों सदनों के विशेष बहुमत के द्वारा क्या होगा कि यह पास होगा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। चलिए अगला प्रश्न क्या करा है कि विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए मतलब निर्वाचित होते हैं। यहाँ नहीं कि कहने का मतलब हुआ कि विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आपको 6 वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा कि कुछ जो कार्यकाल है उसको याद रखना है। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः आपको 5 वर्ष का होता है, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। विधानसभा का कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपको 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपको 6 वर्षों का होता है। लेकिन कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या समय से पहले लोकसभा को विघटित किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि हाँ विघटित किया जा सकता है। याद रखिएगा कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि क्या लोकसभा को समय से पहले विघटित किया जा सकता है, तो हम कहेंगे कि हाँ विघटित किया जा सकता है, आपको मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को क्या करते हैं, भंग करते हैं। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से नोट करते चलना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्या करते हैं कि आपको लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 85। लेकिन इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह क्या होगा, अनिवार्य होगा, क्योंकि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता देने के लिए, उनको परामर्श देने के लिए ही आपको मंत्रिपरिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। और मंत्रिपरिषद का जो गठन होता है संघ स्तर पर वो आपको अनुच्छेद 74 के तहत होता है, ठीक है ना। लेकिन मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो आपको अनुच्छेद 75 के तहत होती है, ठीक है ना। और जो भी मंत्री होते हैं सारे मंत्रियों की नियुक्ति जो करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो, ठीक है ना। क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह से यानी मंत्रियों की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के तहत। तो देखिए तो जितने आर्टिकल हम आपको बता रहे हैं सारे को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लेंगे। तो थोड़ा सा ये आपको रिकॉल करा देते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद आपको 85, तो 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं आपको मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है ना, याद रखना है। दूसरी बात आपको अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद के बारे में क्या किया गया है, चर्चा किया गया है, जो राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह देगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपको विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है, ठीक है ना। विधानसभा का 5 वर्ष होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो कुछ चीज ऐसे जिसको हम लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आगे देखिए अब कहा कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो आपको क्या किया जाता है। तो देखिए तो लोकसभा अध्यक्ष का क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि उनका ना आपको निर्वाचन होता है। क्या होता है, निर्वाचन होता है, मतलब वो निर्वाचित किए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे इंडिया में लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वह आपको निर्वाचित होते हैं। क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। याद रखना आपकी लोकसभा के अध्यक्ष क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो आपको किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत, ठीक है ना। और नवगठित लोकसभा अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी एक को क्या कहते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं वो आपको चुनते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते, तो वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते। तो याद रखिएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन होगा, क्या होगा, संयुक्त अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता जो करेंगे कौन करेंगे, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या लोकसभा अध्यक्ष को हम लोग कहते हैं स्पीकर। क्या कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संसद के, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका प्रमाण कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। तो देखिए तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको धन विधेयक को क्या करते हैं, कि आपको प्रमाणित करते हैं। क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और धन विधेयक की चर्चा क्या है, तो अनुच्छेद 110 में, ठीक है ना। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ये जो आपको वित्त विधेयक है इसकी चर्चा क्या है, तो अनुच्छेद 117 में। फिर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको बजट कहते हैं उसका उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 112 में। तो यहाँ से हम क्या सीखे, धन विधेयक अनुच्छेद 110, 112 में आपको वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम लोग बजट सामान्यतः कहते हैं, 117 में आपको वित्त विधेयक। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना था। आपका प्रश्न यहाँ पर क्या था, देखिए ध्यान से कि भारत में लोकसभा का अध्यक्ष क्या होता है, तो वो आपको निर्वाचित किया जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है, तो अभी बताएं कि आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। चलिए अगला
देखिए अगला प्रश्न है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए, अब यहाँ से प्रश्न किया जा रहा है कि गैर सरकारी विधेयक किस दिन प्रस्तुत किए जाते हैं? तो देखिए, गैर सरकारी विधेयक जो है वो आपको शुक्रवार को क्या होते हैं? प्रस्तुत किए जाते हैं। तो विधेयक दो तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है आपको सरकारी विधेयक। क्या होता है? सरकारी विधेयक, ठीक है ना। तो सरकारी विधेयक जो होते हैं सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही क्या हो सकते हैं कि आपको पेश किए जा सकते हैं, ठीक है ना। और एक होता है आपको गैर सरकारी विधेयक। क्या होता है? गैर सरकारी विधेयक। तो गैर सरकारी विधेयक जो है यह आपको संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के, ठीक है ना, किसी भी सदस्य के द्वारा। याद रखिएगा कि संसद के किसी भी सदस्य के द्वारा गैर सरकारी विधेयक जो है उसे प्रस्तुत किया जा सकता है। जबकि आपको सरकारी विधेयक जो होगा वो आपको किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा? तो याद रखिएगा कि सरकारी विधेयक हमेशा सरकार के मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। जैसे धन विधेयक सरकारी विधेयक है, तो धन विधेयक को कौन पेश कर सकता है? तो आपको सरकार के कोई मंत्री पेश कर सकता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि ये जो आपको गैर सरकारी विधेयक है, तो गैर सरकारी विधेयक को आपको कौन पेश करते हैं? तो आपको संसद के कोई भी सदस्य इसको क्या कर सकते हैं कि आपको पेश कर सकते हैं। तो कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि गैर सरकारी विधेयक किस दिन पेश किए जाते हैं? तो देखो भाई, गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं ना वो आपको शुक्रवार के दिन पेश किए जाते हैं। और गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार के दिन ही क्या होते हैं कि आपको पारित होते हैं। क्या होते हैं? पारित होते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न कर रहा है कि गैर सरकारी विधेयक किस दिन प्रस्तुत किए जा सकते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा? शुक्रवार। और गैर सरकारी विधेयक शुक्रवार को ही क्या हो सकते हैं? पास भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पास भी हो सकते हैं। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है। आगे देखिए, एक प्रश्न और कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम 1985 पारित किया गया था? ऑप्शन ए राजीव गांधी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, दल बदल विरोधी कानून जो था 1985 में, ठीक है ना, यह आपको राजीव गांधी के समय में क्या किया गया था? पास किया गया था। इस बात को याद रखना है। दल बदल कानून का उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में। और दल बदल कानून जो बना था वो आपको 52वें संविधान संशोधन के द्वारा बना था। और इसी संशोधन के द्वारा संविधान में आपको 10वीं अनुसूची जो था वो आपको जोड़ा गया था। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि मूल संविधान में क्या अनुसूची था? तो मूल संविधान में आपको 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी? 8 मतलब की अनुसूची थी। लेकिन इस अनुसूची को कब कब जोड़ा गया था? ठीक है ना, अभी 12 अनुसूची है, ठीक है ना। तो ये 4 अनुसूची कब कब जुड़े, आइए इस पर थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, 9वीं अनुसूची जो जुड़ा था संविधान में, याद रखिएगा, वो आपको 1951 में। याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची कब जुड़ा था? 1951 में, ठीक है ना। और इसके बाद आपको 10वीं अनुसूची जो है वो आपको 1985 में जुड़ा था। कब जुड़ा था? 1985 में। उसके बाद है आपको 11वीं अनुसूची जिसका संबंध पंचायती राज से है। तो यह जो जुड़ा था कब जुड़ा था? तो 1992 में, ठीक है ना, यानी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद है 12वीं अनुसूची। तो यह जो आपको जुड़ा था कब जुड़ा था? तो 1992 ही में जुड़ा था, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो देखिए, 9वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपको भूमि सुधार से है, ठीक है ना। जबकि आपको 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल बदल से है। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायती राज से, इसको भी याद रखिएगा। 12वीं अनुसूची का जो संबंध है वो आपको नगर पालिका से। किससे है? नगर पालिका से। तो यहाँ से आपका प्रश्न कर रहा था कि बताइए कि दल बदल कानून जो है वो आपको कब पारित हुआ था? तो दल बदल कानून जो है वो आपको 1900 कितना में पारित हुआ था? 85 में, ठीक है ना। किस प्रधानमंत्री के समय में? तो आपको राजीव गांधी के समय में। राजीव गांधी क्या थे? तो याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। फिर है आपको इंदिरा गांधी। इस ऑप्शन पर भी विचार कीजिए। तो इंदिरा गांधी को हम लोग आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इंदिरा गांधी जो है वो आपको पहली बार जो प्रधानमंत्री बनी थी वो कब बनी थी? तो वह आपको 1966 में बनी थी। कब बनी थी? 1966 में। और इनका शासनकाल 1966 से 1977 पहले टर्म का, और दूसरे टर्म का जो शासनकाल है वो आपको 1980 से 84 है, ठीक है ना। इंदिरा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को। इंदिरा गांधी के समय में बहुत सारे कार्य हुए थे। जैसे कि सबसे पहली बार क्या हुआ था कि 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 19 जुलाई 1969 को, ठीक है ना। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि 26वें संविधान संशोधन के द्वारा राजाओं को मिलने वाले जो विशेषाधिकार था उसको क्या कर दिए? समाप्त कर दिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद 1975 में आपातकाल लागू किए जाने के कारण इन्हें क्या किया गया? जाना गया, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया था कि सर्वोच्च न्यायालय में जो आपको न्यायाधीशों का जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में जो वरिष्ठता का नियम चले आ रहा था उसको इन्होंने क्या कर दिया? 1973 में तोड़ दिए। और चौथे नंबर के जो आपको न्यायाधीश थे, ठीक है ना, अजीत नाथ रे, उसको
क्या कर दिए थे कि मुख्य न्यायाधीश बना दिए थे, ठीक है ना। फिर आप 1977 में भी ऐसे ही क्या कहते हैं कि वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किए थे। तो इंदिरा गांधी अपने शासनकाल में कई सारे कार्यों के लिए क्या होते हैं, क्या आपको जाने जाते हैं। दोबारा ये जब सत्ता में लौटे थे 1980 में, तो ये क्या किए थे जानते हैं कि 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किए थे। और इन्हीं के समय में आपको 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो था वो आपको स्वर्ण मंदिर में चलाया गया था। तो इंदिरा गांधी के नाम बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड है। फिर हम बात करेंगे मनमोहन सिंह। तो मनमोहन सिंह आपको प्रधानमंत्री कार्यकाल में असम से राज्यसभा के क्या थे, सदस्य थे। प्रधानमंत्री के पद पर मनमोहन सिंह का जो कार्यकाल है वो आपको 2004 से 2014 है, ठीक है ना। इन चीजों को याद रखना। और यह यूपीए गठबंधन से प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपका प्रश्न है कि सर यूपीए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, याद रखिएगा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। दूसरी बात कि मनमोहन सिंह के समय में ही आपको क्या हुआ था कि आपको ये जो नरेगा है, ठीक है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसे क्या किया गया था कि आपको 2006 में क्या किया गया था, शुरू किया गया था, ठीक है ना। तो इन बातों को भी याद रखना है। नरेगा के अंतर्गत क्या है कि आपको ग्रामीण मजदूरों को क्या होता है कि वर्ष में 100 दिन रोजगार देने का क्या किया गया है कि आपको वादा किया गया है। तो इन सारे चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि आपको देखना है, ठीक है ना। फिर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी कई सारे रिकॉर्ड है। ये आपको मोरारजी देसाई के समय में आपको विदेश मंत्री रहते हुए यूनाइटेड नेशंस में क्या किए थे कि आपको हिंदी में भाषण दिए थे। तो कभी कभी प्रश्न किया जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वे आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। समझ में आ रही है सारी बातें, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही भारत ने क्या किया था कि आपको दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को शक्ति 98 के नाम से किए हुए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज जो राजमार्ग है उसकी नींव जो रखी गई थी वो आपको किसके समय में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ही से रखा गया था, ठीक है ना। तो इससे बहुत सारे रिकॉर्ड है। आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम भी है, ठीक है ना। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को 2015 में भारत रत्न से क्या किया गया था कि आपको सम्मानित किया गया था। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हमारे बीच अब नहीं रहे। 16 अगस्त 2018 की इनकी क्या हो गई थी कि आपको मृत्यु हो गई थी। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या करेंगे, इससे मतलब कि नोट करते भी चलेंगे। आप ये जो है बोर्ड पर फिलहाल इसका क्या कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जहां भी दिक्कत होगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। देखिए कर रहा है 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो देखिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु आपको कितना चाहिए, तो आपको 25 वर्ष, ठीक है ना। जबकि आपको राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपको 30 वर्ष, ठीक है ना। और वोट डालने के लिए यानी कि जो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है वो है आपको 18 वर्ष। तो इन चीजों को भी याद रखना है। पहले जो वोट देने की न्यूनतम आयु थी वो थी आपको 21 वर्ष। क्या था, 21 वर्ष। लेकिन क्या हुआ था कि आपको संविधान में 61वें संविधान संशोधन करके 1989 में ये जो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना। अब देखिए क्या कर रहा है कि लोकसभा में संशासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए। तो देखिए लोकसभा में संशासित प्रदेशों को अधिकतम स्थान जो है वो आपको 20 दिए गए। क्या दिए गए हैं, 20 दिए गए। जैसे देखिए कि आपको हम प्रीवियस वीडियो में भी बताए थे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है ना, कि ये जो लोकसभा है क्या है, लोकसभा है। तो लोकसभा में जो आपको अधिकतम सीट है, क्या है, अधिकतम सीट है, वो आपको कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटें जो है वो आपको 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है, 552। और आपको बताया था कि 552 को 3 खंडों में तोड़िए। तो इसमें क्या है कि 530 जो है वो आपको राज्यों से, कहां से, राज्यों से निर्वाचित होकर आएंगे। 20 जो है वो आपको संघ शासित प्रदेश से यानी कि संघ राज्यों से क्या होंगे कि आपको निर्वाचित होकर आएंगे। और 2 जो है यह सीट आरक्षित है किसके लिए, तो आपको एंग्लो इंडियन के लिए। किसके लिए है, एंग्लो इंडियन के लिए। नहीं, तो आपका प्रश्न यहाँ पर क्या कर रहा है जरा सा समझिए कि लोकसभा में संशासित प्रदेशों को कितने स्थान दिए गए। तो कितने स्थान दिए गए देखिए तो संशासित प्रदेशों को तो आपको 20 स्थान दिए गए। कितने दिए गए हैं, 20 स्थान। तो उम्मीद है कि आपको अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता देंगे। अभी पूछ देगा कि लोकसभा में निर्वाचित जो सीट है वो कितने हैं, तो आपको 543 है। देखिए याद रखिएगा कि लोकसभा में अभी जो आपको निर्वाचित सीट है, क्या है, निर्वाचित सीट, वो आपको कितना है, तो 543 है। अब कहेंगे सजी है तो 545 टोटल सीट। तो देखिए तो 2 जो है वो आपको एंग्लो इंडियन है। क्या है, एंग्लो इंडियन के लिए क्या रहते हैं कि आपको आरक्षित रहते हैं। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि लोकसभा में अभी निर्वाचित जो आपको सीटें है वो कितनी है, तो क्या कहेंगे 543। और 2 तो आपको एंग्लो इंडियन के लिए क्या है, आरक्षित है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं
कि लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम क्या है। तो देखिए, तो लोकसभा को हम लोग कई सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि आपको छोटा सदन क्या कहते हैं, इसको छोटा सदन। देखिए लोकसभा को किस किस नाम से जानते हैं, तो आप याद रखिएगा, छोटा सदन क्या है, छोटा सदन। देखिए इसके बहुत सारे नाम हैं, वो भी सब बता देते हैं, ठीक है ना। छोटा सदन के नाम के अलावा आपको लोकप्रिय सदन क्या है, लोकप्रिय सदन, ठीक है ना। लोकप्रिय सदन के अलावा इसको हम लोग कहते हैं लोअर हाउस, क्या कहते हैं, लोअर हाउस, ठीक है ना, याद रखिएगा, क्या कहते हैं, लोअर हाउस। लोअर हाउस के अलावा इसको कहते हैं प्रथम सदन, क्या कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं। इसके अलावा इसी को कहा जाता है आपको निचला सदन, क्या कहा जाता है, निचला सदन, ठीक है ना। इसी को कहा जाता है आपको प्रतिनिधि सदन, क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन, याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन। इसी को कहा जाता है आपको जनता का सदन, क्या कहा जाता है, जनता का सदन। तो देखिए, तो लोकसभा का अगर किसी प्रकार से अन्य नाम पूछेगा तो आप पूरा के पूरा बता सकते हैं। देखिए, तो लोकसभा का क्या अन्य नाम है, तो छोटा सदन, लोकप्रिय सदन, लोअर हाउस, प्रथम सदन, निचला सदन, प्रतिनिधि सदन, जनता का सदन। तो आपका प्रश्न क्या कर रहा है, सुनिए जरा सा, कि लोकसभा के लिए प्रयुक्त अन्य नाम है। देखिए ऑप्शन ए छोटा सदन, ऑप्शन बी लोकप्रिय सदन, ऑप्शन सी जो है वो है आपको प्रथम सदन, ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। देख लीजिए कि लोकसभा को ये सभी जो है अन्य नाम है, क्या है, अन्य नाम है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा के समान है। तो देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन निर्वाचित भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, निर्वाचित भाग लेते हैं। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं, तो लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। इसके अलावा आपको विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा संशासित प्रदेशों के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या करते हैं, क्या आपको भाग लेते हैं। तो देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन लोकसभा राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं, मतलब कि बराबर शक्ति है, क्या है, बराबर शक्ति है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में आपको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मतलब कि निर्वाचित भी और आपको मनोनीत भी। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में, ठीक है ना, तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में भी आपको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो होते हैं क्या होते हैं, कि आपको भाग लेते हैं। तो और ऑप्शन डी करा इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां कहां कहां बराबर है, तो देखिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, इसके अलावा आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन में और संविधान संशोधन जो विधेयक होते हैं उसे पारित करने में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको जो साधारण विधेयक होते हैं उसे भी पारित करने में दोनों को क्या है, कि आपको समान अधिकार है, क्या है, समान अधिकार है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि ये जो आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन है इसकी जो चर्चा की गई है, यानी किसके निर्वाचक मंडल की, अनुच्छेद 54 में। तो इस बातों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और सारे के सारे जो अनुच्छेद थे राष्ट्रपति से संबंधित, वो हम कल भी क्या किए थे, एनालिसिस किए थे, तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके उसे देख लेंगे। तो देखिए, तो 45 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी, क्या हो जाएगा, सभी। कि किस क्षेत्र में राज्यसभा लोकसभा की शक्तियां बराबर है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, संविधान संशोधन विधेयक पारित करने में, इनमें से सभी में, इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, राज्यसभा को किस क्षेत्र में लोकसभा के समान शक्तियां प्राप्त नहीं है, मतलब कि लोकसभा के समान शक्तियां राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो साधारण विधेयक के संबंध में, तो देखिए साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा राज्यसभा की शक्तियां बराबर है। संशोधन विधेयक के संबंध में इसमें भी बराबर है। हाँ, धन विधेयक के संबंध में जो है आपको क्या है कि राज्यसभा को लोकसभा इतनी शक्तियां प्राप्त नहीं है। तो देखिए, धन विधेयक पर बराबर हम आपको एनालिसिस करके बताते रहते हैं, तो थोड़ा सा आज भी देख लीजिए, जो नए बच्चे होंगे उनके लिए थोड़ा सा ये अच्छा हो जाएगा। देखिए, तो ये जो धन विधेयक है, याद रखिएगा कि यह आपको सरकारी विधेयक किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक, ठीक है ना। कि धन विधेयक कैसा विधेयक होता है, सरकारी विधेयक होता है। आप इसको सरकारी विधेयक क्यों कहते हैं, तो याद रखिएगा कि यह सरकार के किसी न किसी मंत्री के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, आपको पेश किए जाते हैं, ठीक है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका जो निर्णय करता है कौन करता है, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, क्या करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और आपको धन विधेयक जो होते हैं कहाँ पेश किए जाते हैं, तो आपको लोकसभा में, किस कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में, लेकिन किसकी अनुमति से, तो आपको राष्ट्रपति के अनुमति से, किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है ना। कि आपको धन विधेयक कहाँ पेश किए जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लोकसभा में। कहाँ पेश किए जाते हैं, लोकसभा में। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आगे होंगे। दूसरी बात कि धन विधेयक का जो उल्लेख है वो आपको कहाँ है, तो अनुच्छेद 110 में है। कहाँ है, अनुच्छेद 110 में। तो इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग फिलहाल इसे देख लीजिए कि धन विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 110 में। धन विधेयक कैसा विधेयक होता है, सरकारी विधेयक जो किसी मंत्री के द्वारा क्या होता है कि आपको पेश किए जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जो है कोई किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में क्या करते हैं कि आपको प्रमाणित करते हैं।
और ये जो धन विधेयक होते हैं वो आपको लोकसभा में पेश किए जाते हैं राष्ट्रपति की अनुमति से। तो इन चीजों को याद रखना है। तो देखिए, तो धन विधेयक के संबंध में क्या है कि राज्यसभा को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, और जब ये आपको धन विधेयक क्या होगा लोकसभा से पारित हो जाएगा तो राज्यसभा को राज्यसभा को क्या होगा कि 14 दिनों के अंदर ही अपना निर्णय देना होता है। क्या होता है? अपना निर्णय देना होता है, ठीक है ना। अगर राज्यसभा 14 दिनों से अधिक तक इसे रोक कर रख लेता है तो वो जो धन विधेयक होता है उसको पारित समझा जाता है। क्या समझा जाता है? पारित समझा जाता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। दूसरी बात कि ये जो धन विधेयक है, अगर धन विधेयक को पुनर्विचार के साथ क्या हुआ कि राज्यसभा लौटा दिया तो उसे मानना ना मानना किसके ऊपर निर्भर है? तो लोकसभा के इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है। तो इन सारे बातों को आपको अच्छे से मतलब कि याद रखना है, और इसका आप लोग अलग कॉपी बनाइएगा, ठीक है ना। और आपके एग्जाम में 100% इससे जो भी एडवांस क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। आगे देखिए क्या कर रहा है कि राज्यसभा कि न्यूनतम उपस्थिति संख्या या कोरम क्या है। तो देखिए, कोरम पूर्ति के लिए क्या है कि आपको राज्यसभा, ठीक है ना, या आपको क्या कहते हैं लोकसभा, ठीक है ना, इस सब में आपको टोटल सदस्य के 1/10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होती है। मतलब लोकसभा या राज्यसभा के कार्यवाही संचालन के लिए कम से कम उसके 1/10 सदस्यों का उपस्थित होना क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग कोरम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरम कहते हैं। आगे देखिए अगला क्या रहा है, देखिए अच्छा प्रश्न है कि किसी सदस्य के द्वारा बिना कारण बताए राज्यसभा से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो लगातार 2 महीने तक आप बिना किसी सूचना के संसद के किसी समिति से या आप क्या कह सकते हैं इसकी संसद के बैठक से या आपको संसद से उपस्थित रहते हैं संसद के किसी भी सदन से लगातार 2 महीना तक, तो आपके सदस्यता को क्या कर दिया जाता है कि आपको रद्द कर दिया जाता है। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि 2 महीना तक लगातार अनुपस्थित जो है अगर कोई भी सदस्य हो गया, ठीक है ना, बिना सूचना के, तो उसकी सदस्यता क्या होती है कि आपको समाप्त कर दी जाती है। अगला देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधानसभा के भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, विधानसभा का कार्यकाल आपको 5 वर्ष का होता है, ठीक है ना। सामान्यतः क्या है, सामान्यतः की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लोकसभा में और आपको किस में, विधानसभा में। आगे देखिए राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो देखिए यह एक अस्थायी सदन है, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो देखिए राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संसद का अस्थायी सदन कौन है। तो देखिए, तो राज्यसभा जो है वह संसद का क्या है कि आपको अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। अर्थात राज्यसभा को क्या है कि भंग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग किया जा सकता है, उस प्रकार से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा क्या है, तो संसद का अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेगा। राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है। तो देखिए राष्ट्रपति जो होते हैं संसद के किसी भी सदन के क्या होते हैं, सदस्य नहीं होते। क्या होते हैं? सदस्य नहीं होते। नहीं वो लोकसभा के होते, नहीं वो आपको राज्यसभा के होते। क्योंकि आपको बताए थे कि आपको अनुच्छेद 59 याद होगा। तो अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के लिए क्या है, शर्तें है, वेतन है, भत्ते है, परिलब्धियां है। तो उसमें बताया था कि राष्ट्रपति होने के लिए क्या है कि आपको जो शर्तें हैं, तो सबसे पहले कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यों के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, अगर सदस्य है तो वो आपको त्याग पत्र दे दे। अगर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो जिस दिन वो क्या कहते हैं कि राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं, उसी दिन से उनकी सदस्यता क्या होती है कि आपको संसद के जिस सदन के सदस्य रहते हैं वहां से समाप्त हो जाती है, या राज्य के विधानमंडल के जिस सदन के सदस्य रहते हैं वहां से उसकी सदस्यता अपने आप क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है, तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। ठीक है ना। और इसका एक पार्ट जो है आपको और आएगा, उसके बाद हम फिर बात करेंगे आपको इंडियन जुडिशियरी है उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि और भी बहुत सारे चीज आएंगे। ठीक है ना। जैसे कि आपको फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या हो गया कि डीपीएसपी हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आपको फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। तो इस सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, यानी कि संविधान निर्माण है, उस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। यानी कि आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, उम्मीद है कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो आपको नहीं छूटेगा, अगर आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू है तब। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती हो, ठीक है ना, तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के कक्षा को विराम देते हैं। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।